जो आज का चैप्टर है वो है लिथोस्फेयर, जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे। एंड देन हम इसमें, अगर मैं आपको सिलेबस से बताऊं, तो इसमें मल्टीपल चीजें आती हैं। जिस तरह से हमने ओरिएंटेशन क्लास में भी डिस्कस किया था, इसमें हमने रॉक्स की फॉर्मेशन पढ़नी है, टाइप्स ऑफ रॉक पढ़ने हैं। और ये क्वेश्चन भी हमने काफी दफा डिस्कस किया कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं लिथोस्फेयर से। जैसे कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पूछ लेता है, कंपोजिशन ऑफ अर्थ पूछ लेता है, टाइप्स ऑफ रॉक्स बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। देन अर्थक्वेक किस तरह से आते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी क्या है, वेदरिंग क्या होती है, ठीक है, मैस वेस्टिंग का हमने पढ़ा, और ग्लेशियर्स। सो ये सब इस लिथोस्फेयर के चैप्टर से, जो सिलेबस में आपका चैप्टर 2 बनता है, उससे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इजी भी हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेंगी, इस पे हम नंबर ऑफ लेक्चर्स रखेंगे। बट जब अगर आपको ये तैयार हो जाएंगी, एक किस्म का आपने देखा होगा कि तीन तीन क्वेश्चंस भी इससे आ रहे हैं, ठीक है, तो 50% आपका जो एक पेपर है, पेपर 1, वो अक्सर हमने देखा कि 50% क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आ जाते हैं, चैप्टर 2 से। तो इसलिए आज हमने बेसिक से स्टार्ट करना है। लिथोस्फेयर क्या है, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किन चीज़ों पे बेस करता है, किन प्रॉपर्टीज में अर्थ जो है वो डिवाइड है, ठीक है। ओके। ये सब आप लोगों को पता है, लेकिन जब आपने स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन में आपने कुछ स्टैट्स, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स से लिखने होते हैं, ठीक है। अर्थ जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, और जस्ट स्लाइटली लार्जर देन नियर बाय वीनस, ठीक है। और ये सब जो है वो रॉक एंड मेटल से बने हुए हैं। अर्थ इज द बिगेस्ट ऑफ द फोर प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू सन। जो सन के चार क्लोजेस्ट हैं उसमें जो सबसे बड़ा है वो है अर्थ। अच्छा। देन पोटेंशियल फॉर लाइफ है, ये भी हम सबको पता है। ये जस्ट आप लोगों के लिए एक रीडिंग एंड राइटिंग मटेरियल है, ताकि आप लोगों को किसी भी बुक से अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो वो ले सकते हैं, जैसे हमने ओरिएंटेशन क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस की थि। बट अगर कोई सिर्फ स्लाइड्स पे रिलाई करेगा तो वो भी मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तो कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होगी। अगर किसी को एक्स्ट्रा लिखने का होता है और कि हमने पढ़ना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मैंशनड है। ओके। देन हम अच्छा, अब हम करते हैं इसका साइज एंड डिस्टेंस। तो ये भी आप लोगों के लिए एमसीक्यू, जो भी आप वन पेपर देते हैं, और यहाँ पे हम जब पीएमएस की बात करेंगे तो पीएमएस जीके में ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि अर्थ का जो है वो डायमीटर क्या है, ठीक है, किलोमीटर्स में वो पूछते हैं। एंड फिर आपने ये इंपॉर्टेंट टर्म याद रखनी है, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आता है क्योंकि ये अर्थ पे लैंड है, आप लोगों को ये सब पता है, पानी और लैंड से मिलके ये खुश्की और पानी से मिलके ये बनी होती है। फ्रॉम एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 93 मिलियन माइल्स या 150 मिलियन किलोमीटर्स, अर्थ इज एग्जैक्टली वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट जीके का एमसीक्यू है। तो यहाँ पे से मैंने आप लोगों को दो एमसीक्यूज बता दिए। एक डायमीटर वो पूछ लेता है, और वो कितने माइल्स अवे। ये रिसेंट पीएमएस का जीके का पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था उन्होंने। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जो आप लोगों का चैप्टर 1 है द यूनिवर्स, उसमें से सोलर सिस्टम पे क्वेश्चन आता है, वहां से भी अर्थ आप लोगों का यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब हम वो चैप्टर करेंगे तो हम जो बाकी के प्लैनेट्स हैं इसमें वो करेंगे, ठीक है। देन ऑर्बिट एंड रोटेशन, ये आप लोगों को पता है कि जब इट कंप्लीट वन रोटेशन 23.9 आवर्स में कंप्लीट करती है, और जो
इसमें रेवोल्यूशन आती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करने को रेवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और जो अपने इर्द गिर्द घूमती है जमीन, उसको रोटेशन कहते हैं। या आप लोगों को पता ही होगा रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। रोटेशन से डे एंड नाइट चेंज होते हैं, और जो रेवोल्यूशन है उससे सीजन चेंज होते हैं। अगेन जब हम यूनिवर्स वाला चैप्टर करेंगे, उसमें रोटेशन रेवोल्यूशन पे ही आप लोगों का मेन क्वेश्चन बनता है, और दूसरा मेन क्वेश्चन सोलर सिस्टम पे बनता है। तो वो दोनों चीज़ें हम डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हमने आप लोगों को मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, ठीक है। जहाँ तक इसमें आप लोगों को पता है एक ही चांद है जमीन पे, और द मून इज एवरेज। ये एक एमसीक्यू है, कितने किलोमीटर अवे होता है? 384, या आप कह लें 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो ये एक आप लोगों का एमसीक्यू बन जाता है। जब इस तरह की आप एक दो चीजें, जब वो आपसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ या कंपोजिशन ऑफ अर्थ के बारे में पूछ लेता है, तो आप थोड़ा सा ये साइड इंफॉर्मेशन आप लोगों ने दे देनी है कि अर्थ का, जैसे हमने कहा, वो ऑर्बिट एंड रोटेशन का हमने डिस्कस किया, साइज एंड डिस्टेंस का डिस्कस किया, एंड देन जहाँ तक मून की बात है, तो वो एक ही यहाँ पे मून प्रेजेंट है। अच्छा, किसी को पता है कि सबसे ज्यादा मून किस प्लेनेट पे हैं? कोई बताएगा मुझे? जी, ये आप लोगों का जीके का एमसीक्यू भी है। सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून्स हैं, ठीक है। और ये कुछ ये फॉर्मेशन है, व्हेन द सोलर सिस्टम सेटल्ड इनटू करंट लेआउट अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ फॉर्म्ड व्हेन ग्रेविटी पुल्ड swirling गैस एंड डस्ट इनटू बिकम द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। ओके, ये जो है ना, ये यूनिवर्स की थ्योरी है, ठीक है। तो ये अगेन मैं यहाँ पे इतने डिटेल में चीज़ों को नहीं जा रही, क्योंकि हम ये यूनिवर्स वाला जो चैप्टर है, हम उसमें यूनिवर्स की थ्योरी भी पढ़ेंगे, और ये आप लोगों का क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आप लोगों को पता है अर्थ कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है? कोई बताएगा? अर्थ की कितनी लेयर्स हैं? आप लोग पार्टिसिपेट किया करें, हाँ या ना, कोई इस तरह से जवाब दें। माइक ऑन कर सकते हैं आप लोग। क्लास को ना इंटरेक्टिव हमने बनाना है, कि क्लास लगे। इसमें आपने सिर्फ खामोश होके नहीं बैठना। जैसे क्लास में अटेंटिव होके बैठते हैं, और अगर कोई रेस्टिंग पोजीशन में है, तो मैं उसको ये कहूंगी कि अपने साथ कोई रजिस्टर रख ले, वो पॉइंट्स नोट कर लिया करें। आप लोगों को मिलेंगी स्लाइड्स तो मिलेंगी, लेकिन जितना आप अटेंटिव होके सुनेंगे, आप लोगों को क्लास में ही चीज़ें याद हो जाएंगी। आप लोगों को अलग से इसको प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। जी। 5 कैसे हैं, बताएंगे आप? ये आप लोगों को देखें कितना बेसिक है ये, और अब बेसिक नॉलेज भी आप लोगों के पास उस तरह से अभी नहीं है आप लोगों को याद। इसलिए मैंने आज का लेक्चर रखा कि हम पहले बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों की बेसिक्स चेक करना चाह रही हूँ कि कितना आप लोगों को नॉलेज है इसका। लिथो मीजो स्टेटो टो, ये सब तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। मैंने पूछी हैं अर्थ की लेयर्स। आप लोगों ने इस डायग्राम को देख के यहाँ से नहीं बोना, ये तो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर तो अर्थ की, जो हम आगे करते हैं उनमें आती है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो होता है, क्रस्ट आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। क्रस्ट, मेंटल। अब मेंटल में उसमें डिफरेंट उसकी वो है, बाइफरकेशन है। एंड देन हम आउटर कोर पढ़ते हैं, देन इनर कोर पढ़ते हैं। तो ये 4 लेयर्स में होती हैं, ठीक है। आउटर 5 नहीं है, मैंने आपकी वजह से 5 लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। 4 होती हैं।
ठीक है, अब आप लोगों को अभी क्लास में ही याद होनी चाहिए ये लेयर्स कौन कौन सी हैं, ताकि अलग से आप लोगों को बैठ के इस पे नहीं टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जहाँ तक आप लोगों की स्लाइड्स बनाने की बात है, सॉरी, वन पेजर इसमें बनाइएगा, इसमें लॉन्ग नोट्स बनाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इम्पोर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज, और आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। आप लोगों ने लाजमी लाजमी बतानी है कि इंटर जो केमिकल कंपोजिशन है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की, ठीक है, अर्थ की जो सॉरी अर्थ की सिर्फ आपने अर्थ की बतानी है, ये इसको आप लोग इस हेडिंग को अभी इग्नोर करें। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेजेंट है आयरन, ये आपने सबसे पहले याद कर लेना है। और सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, ठीक है। अब आपने ना ये चीज़ें थोड़ी इस तरह से याद करनी है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि अर्थ की वो पूछेगा तो आपने आयरन कहना है, जब जब यूनिवर्स की वो पूछता है तब हाइड्रोजन होता है जो एलिमेंट सबसे अबंडेंट होता है, ठीक है। अर्थ में आयरन है सबसे ज़्यादा, तो आपने थर्टीज का फिगर याद रखना है, और ये 34.6 है। अगर किसी को एग्जैक्ट भी नहीं याद रहती तो अबाउट 34 आप इस तरह से लिख सकते हैं। ऑक्सीजन 29.5, मतलब नियर टू 30 है इसमें, ठीक है। और ये ना कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ये राउंड फिगर्स तो याद कर ही लें इसके, ठीक है। ये कुछ चीज़ें, सिलिकॉन है इसमें, आप लोगों को पता है कि जो थर्ड मोस्ट अबंडेंट है, ये एमसीक्यू भी आप लोगों के पीएमएसजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मैग्नीशियम, निकल, सल्फर एंड टाइटेनियम। सो ये आप लोग ना ट्रेस एलिमेंट्स भी करके लिख सकते हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट फोर है ना, ये आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट थ्री इंपॉर्टेंट है। सो सबसे अबंडेंट है आयरन। तो मैं चीज़ों को इस तरह से ही रिपीट करूंगी ताकि अभी आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएं। तो आयरन 34 एंड देन ऑक्सीजन 30%, अराउंड 30 आप लोगों के ये दो फिगर्स याद रहेंगे। एंड देन सिलिकॉन आता है 15। तो ये तीन मोस्ट अबंडेंट है, और उसके बाद मैग्नीशियम, निकल, सल्फर एंड टाइटेनियम। ओके, अब हम पढ़ते हैं लेयर्स, जो मैंने आप लोगों से बात की कि अर्थ जो है, अर्थ को ना हम फिजिकल और केमिकल दो लेयर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिजिकल लेयर्स होती हैं और केमिकल। तो फिजिकल लेयर्स हम उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसकी बेस पे कहेंगे, और जो केमिकल लेयर्स होती हैं वो उसकी कंपोजिशन की बेस पे कहेंगे। क्रस्ट क्या है? इट इज अ सिलिकेट सॉलिड, द मेंटल इज विस्कस। अच्छा, क्रस्ट सिलिकेट सॉलिड है, जो मेंटल है सेकंड लेयर वो विस्कस मोल्टन रॉक है, और जो आउटर कोर है वो विस्कस लिक्विड है, और जो इनर कोर है वो डेंस सॉलिड है। ये इसकी ना प्रॉपर्टीज हैं। आप लोगों को पता है जो ऊपर वाली लेयर होती है सबसे, वो हार्ड होती है, तो वो सॉलिड फॉर्म में है। और अगर हम वोल्केनिक एक्टिविटी आगे पढ़ेंगे तो जो वोल्केनिक एक्टिविटी में लेयर इन्वॉल्व होती है वो होती है मेंटल, क्योंकि वो विस्कस मोल्टन रॉक है, तो जो लावा आता है वो यहाँ से इजेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ से इरप्ट होता है। एंड देन आउटर कोर, वो विस्कस लिक्विड है, ये जो आउटर कोर है। और जो अंदर वाला है इनर कोर, वो सबसे ज़्यादा डेंस है और सबसे नीचे वो लाई करता है, ठीक है। तो ये आपने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज याद कर लेनी। ओके, मैंने जैसे अब आप लोगों को कहा था कि हम फिजिकल और केमिकल लेयर में डिवाइड करेंगे, तो जो मैकेनिकल लेयर्स होती हैं उनको हम फिजिकल लेयर्स कहते हैं, और जो दूसरी है कंपोजिशन की बेस पे वो होंगी केमिकल लेयर्स। तो फिजिकल लेयर्स में आ जाता है कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट। अब ना क्रस्ट की दो टाइप्स हैं, वो हम आगे पढ़ते भी हैं, ठीक है। क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, जो ओशन होते हैं ना उनकी भी क्रस्ट होती है। और जो कॉन्टिनेंटल है मींस के जो टेरिस्ट्रियल, जहाँ पे लैंड है, उसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल। अब ये जो है ना ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये आप लोगों की जो प्लेट टेक्टोनिक्स हम पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स,
ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है फॉर दी सिस्मिक एक्टिविटी, जिसको हम अर्थक्वेक की एक्टिविटी कहेंगे। वोल्केनिक इरप्शन वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेट टेक्टोनिक्स। एंड देन जो हमारा थर्ड है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती हैं, बाउंड्रीज कैसी बनती हैं, ओशंस कैसे बनते हैं, कॉन्टिनेंट्स कैसे बनते हैं, इस सब में आप लोगों का ये वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं वो किसका पार्ट है, क्रस्ट का पार्ट है। ये आप लोगों की एक बेस में सेट कर रही हूँ अभी। क्रस्ट का पार्ट है। क्रस्ट जो है वो दो चीजों में डिवाइड है, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जो ओशन की ऊपर की जो लेयर होती है सबसे, उसको हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। ठीक है। और जो लैंड की लेयर है, जो हार्ड सॉलिड है हमें पता है, वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। देन हम आ जाते हैं लिथोस्फेयर में। ठीक है। अब ये जो लिथोस्फेयर है ना, ये है मेंटल का पार्ट। अपर आगे हम इसको देखते हैं। जो मेंटल है ना, वो दो चीजों में डिवाइड है। ये आप लोगों का एमसीक्यू भी बनता है अपर मेंटल में। ठीक है। एंड देन लोअर में, लोअर मेंटल में। सो जो अपर मेंटल है, ये फर्दर डिवाइड होती है दो में, जिसमें पहला आता है लिथोस्फियर। ठीक है। और ये आप लोगों का अगर कोई सीएसएस भी देता है तो उसमें जीएस में भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है। और दूसरा होता है एस्थीनोस्फियर। तो लिथोस्फेयर और एस्टिनोस्फेयर अपर मेंटल का पार्ट है। और देन आता है लोअर मेंटल, वो हम आगे देखते हैं उसको किस तरह से डिवाइड किया हुआ है आगे। सो ये इस तरह से ना डिवीजन है। आप लोगों ने बस इसको कंसेप्ट समझना है। आप लोग खुद इसको अच्छा सा एक अगर खुद कोई बनाना भी चाहे तो वो इजीली इजीली एक फ्लो चार्ट भी इस पे बन सकता है। लेकिन आप लोगों को चीजें याद होनी चाहिए, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। Mechanically, the Earth layers divided into lithosphere, asthenosphere और मीजोफेरिक मेंटल। ठीक है। और जो मीजोफेरिक मेंटल है वो पार्ट ऑफ द अर्थ्स मेंटल बिलो द लिथोस्फेयर एंड द एस्थीनोस्फेयर। तो जो मींस क्या मतलब है इसका, लिथोस्फेयर और एस्थीनोस्फेयर मैंने क्या कहा, वो क्या है, अपर मेंटल। तो जो अपर मेंटल के बिलो पार्ट होगा, ठीक है, एक ट्रांजिशन फेज भी आता है और फिर लोअर मेंटल स्टार्ट होती है, तो उसको कहेंगे मीजोफेरिक मेंटल। अब ये जो मीजोफेरिक मेंटल है, और ये मीन्स के अपर मेंटल और लोअर। ठीक है। तो मैकेनिकली अर्थ को इन चीजों में डिवाइड किया गया है, और आउटर कोर में और इनर कोर में। ठीक है। और केमिकली किस में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट में, अपर मेंटल में, लोअर मेंटल में, आउटर कोर और इनर कोर। तो जो मैकेनिकल में और इसमें फिजिकल में जो डिफरेंस है, वो ज्यादा चीज किस चीज का डिफरेंस है, लिथोस्फेयर और एस्थीनोस्फेयर वहां पे दे दी, क्योंकि वहां पे हम इसकी स्ट्रेंथ की बेस पे इन लेयर्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो कंपोजिशन है उसकी बेस पे। और ये डायग्राम आप लोगों ने याद कर लेनी है। ठीक है। यहाँ पे देखें, ये जो आउटर है ये क्रस्ट होती है, देन इनर आएगी मेंटल। अब जो मीजोस्फेयर है वो मेंटल का ही, आप कह लें कि अपर मेंटल के जो नीचे पार्ट होता है, ठीक है, लोअर मेंटल, उसको हम मीजोस्फेयर कहेंगे। और फिर कोर स्टार्ट होता है, ये पूरा कोर है, तो उसमें जो आउटर है वो हो गया इनर कोर, और जो सॉरी आउटर कोर हो गया, और जो अंदर की तरफ है वो इनर कोर। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जब हमने इसको यहाँ पे करना है, अ, इस तरफ देखें मैकेनिकल में, तो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट आ गई। ठीक है। क्रस्ट को हमने डिवाइड कर दिया उसकी स्ट्रेंथ की बेस पे। देन मेंटल आ गई, जिसमें हमने लिथोस्फेयर पढ़ा और एस्थीनोस्फेयर पढ़ा। ठीक है। एस्थीनोस्फेयर इसके नीचे होती है। और देन आ गई मीजोस्फेयर, मीन्स के लोअर मेंटल, और फिर आउटर कोर, और फिर इनर कोर। ठीक है। ये आप लोगों ने इसका जो डिस्टेंस है वो याद कर लेना है, 2900 किलोमीटर इस पे जाएंगे। जो क्रस्ट है, ये जो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक है, तो ये कितने किलोमीटर्स पे हैं, हम ये आगे भी देखते हैं। और डायग्राम से भी आप लोग बाद में अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं जब हम आगे इन चीज़ों की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब जो क्रस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, 0.5 to 1% अर्थ वॉल्यूम बनाती है, और लेस देन 1% ऑफ अर्थ मैस। ये एक दो इसकी प्रॉपर्टी हैं, आप लोगों ने ये याद कर लेनी है। फिर आपने ये पॉइंट याद करना है
ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ें याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज इन द रेंज, इसमें 5 to 30 किलोमीटर तक। ओशियनिक क्रस्ट की अगर हम बात करें, ओशन पे जो क्रस्ट होती है, ठीक है। और जब हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो उसकी जो थिकनेस है वो 50 to 70 किलोमीटर तक है। मीन्स कि 50 to 70 किलोमीटर तक जो अर्थ अंदर हम जाते रहे उसको अगर हम डिग करेंगे तो 70 किलोमीटर के बाद मेंटल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब ओशन क्रस्ट की बात करेंगे तो 30 किलोमीटर की डेप्थ तक ओशनिक क्रस्ट रहेगी, उसके बाद मेंटल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बस इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और यहाँ पे इनकी कंपोजिशन बताई हुई है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है द आउटर कवरिंग ऑफ द क्रस्ट इज ऑफ सेडिमेंट्री मटेरियल, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स इसमें होते हैं। एंड बिलो दैट लाइक क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, जिससे जो फायर वाले होते हैं, जिससे मोल्टन लावा या इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जब हम रॉक्स पढ़ेंगे ना, ये तीनों टाइप्स हैं रॉक्स की। इग्नियस रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में। और दूसरा उन्होंने ये पॉइंट बता दिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड देन ये द लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ बेजाल्टिक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। तो ये क्या होते हैं, ये आप लोगों को तब भी समझ आ जाएगी। ये इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल कंपोजिशन की बेस पे लाई करते हैं। जैसे जो फेल्जिक होते हैं रेफर्स टू इग्नियस रॉक्स दैट आर रिलेटिवली रिच इन एलिमेंट्स दैट फॉर्म फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज। और ये मैफिक रॉक से डिफरेंट होते हैं, जो कि रिचर होते हैं मैग्नीशियम और आयरन में, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पढ़ लेना है, जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उसमें फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज होते हैं, और जो माफिक रॉक्स होते हैं उसमें मैग्नीशियम और आयरन होते हैं। और ये जो मैफिक रॉक्स होते हैं ये ज्यादा डेंसर होते हैं, ठीक है। बस ये एक चीज आपने याद रखनी है। ये इसकी ना कंपोजिशन है। कॉन्टिनेंट्स किससे मिलके बनते हैं, और ओशंस जो हैं उनके पास ज्यादा हैवियर सिलिकेट्स होते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो कंपोज्ड ऑफ लाइटर, जिसमें हमने फेल्सिक अभी पढ़ा, फेल्सिक जिसमें ये देखें यहाँ पे हमने पढ़ा था फेल्सिक। और इसमें लाइटर होते हैं, लाइटर एलिमेंट सच एज सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ये चीजें। और जो ओशियनिक क्रस्ट है इट इज कंपोज्ड ऑफ डेंस, जिसको मैफिक आयरन होता है, उसमें मैग्नीशियम होता है। तो ये दो चीजें आप लोगों ने याद कर लेनी है। जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो ज्यादा डेंसर होती है। और क्यों डेंसर होती है, क्योंकि उसमें मैफिक रॉक्स होते हैं, और जो मैफिक रॉक्स होते हैं उसमें आयरन ज्यादा प्रेजेंट होता है। और आप लोगों को पता है ये जो हमने पढ़ा कि आयरन वो मोस्ट अबंडेंट इसमें है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ का। तो वो इसी वजह से जो ओशन है ना, ओशन के पास अबंडेंट अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट होता है उनकी कंपोजिशन में, ओशन ओशियनिक क्रस्ट की कंपोजिशन में, ठीक है। वो मैफिक रॉक से मिलके बने होते हैं। तो अभी आप लोगों को मैं अगर रिवाइज कर दूं, एक जल्दी से इसको रिकैप कर दूं, तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया जो क्रस्ट है वो अर्थ का लेस देन 1% ऑफ अर्थ मैस पे मुश्तमिल है, ठीक है। और लेस देन 1% वॉल्यूम पे, मतलब दोनों की आप लोगों ने एक एक फिगर याद कर लेना है कि अराउंड 1 या लेस देन 1%। जो इसमें दूसरी चीज आपने याद करनी है, वो इसको डिवाइड जब करना है ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, तो ओशियनिक क्रस्ट का 5 to 30 किलोमीटर तक है। एंड देन इसमें जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 50 to 70 किलोमीटर तक थिक है। देन आपने इसमें यहाँ पे बात कर लेनी है कि आउटर कवरिंग क्रस्ट की सेडिमेंट्री मटेरियल से बनी होती है, और जो लोअर होती है वो बेजाल्टिक रॉक से मिलके बनी होती है। एंड देन ओशियनिक क्रस्ट मैफिक रॉक से मिलके बनते हैं। और जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है, ठीक है, वो फेल्सिक रॉक से मिलके बनती है, जिसको हम इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं। या और इसमें फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज ज्यादा होता है, सिलिका ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम ज्यादा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है। देन हम आ जाते हैं, ये हमने पढ़ी थी जो हमने प्रीवियस पढ़ी यहाँ पे, वो पढ़ी हमने अर्थ की कंपोजिशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रस्ट की कंपोजिशन। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इसमें जब क्रस्ट है तो ऑक्सीजन इसमें ज्यादा है, ठीक है। देन सिलिकॉन ज्यादा है, एल्यूमिनियम,
आयरन, ये जो रेड हाईलाइटेड चीजें हैं ये आप लोगों ने इसमें कर लेनी है। अच्छा, फिर मैं आप लोगों के पास एक नया कंसेप्ट बताती हूँ। मोहरोवी के, इसमें आप कह लें मोहो, इसको मतलब अगर आपने शॉर्ट कट के इसको प्रोनाउंस करना है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या है? ये डिसकंटिन्यूटी ना दो या तीन टाइप्स की हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। जब क्रस्ट से, क्रस्ट है ना, जब क्रस्ट खत्म हो रही है तो मेंटल स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी आएगी, मतलब ये जो प्लेट्स आएंगी यहाँ पे एक ना आप कह ले गैप आएगा। मतलब ये नहीं होगा कि क्रस्ट के फौरन बाद मेंटल स्टार्ट हो जाए। एक अगर मैं सिंपलर वे में आप लोगों को बताऊं, तो ये जो डिसकंटिन्यू आती है इसको कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब ये जो डिसकंटिन्यूटी के नेम है ये वेरी करते जाएंगे जब जब हम इनर लेयर ऑफ अर्थ में जाते रहेंगे। इट occurs at the average depth of about 8 kilometers beneath the ocean basins। अगर ओशन की बात करें तो 8 किलोमीटर नीचे, और अगर हम कॉन्टिनेंटल सरफेस की बात करें तो वो 30 किलोमीटर्स हैं, नीचे लाई करती हैं इसके, ठीक है, क्रस्ट के। द कॉज ऑफ द मोह इज thought to be a change in rock composition from the rocks containing feldspar to the rocks that contain no feldspar। सो मैंने आप लोगों से अभी बात की थी कि जो फेल्डस्पार है वो आप लोगों ने पढ़ा कि इग्नियस रॉक्स में, जिसे हम फेल्जिक रॉक्स कहते हैं, क्रस्ट का वो एक रॉक की टाइप है, ठीक है। अभी हमने ये चीज पढ़ी हुई यहाँ पे, फेल्जिक, ठीक है। तो जब इसकी ये कहा जाता है जब इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही होती है, तो फिर ये जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है, मतलब वो वाला एरिया स्टार्ट होता है जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है और वहाँ पे कोई जो लेयर है वो एग्जिस्ट नहीं करती, और ये एक डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, और देन फिर मेंटल स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जो मेंटल स्टार्ट होगा वो आप लोगों को पता है कि वो अपर मेंटल स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले हमने अपर मेंटल पढ़ना है और उसमें हमने क्या चीजें पढ़नी है? एस्थीनोस्फेयर और लिथोस्फेयर। अच्छा, ये हमने ना मोहर डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट के अंडर ही पढ़ ली है, लेकिन आप ये समझाने के लिए कि क्रस्ट से नीचे ही लाई कर रहे होते। अगर हम क्रस्ट की लेयर्स को जैसे हमने डिवाइड किया था, तो मैंने आप लोगों को अभी भी बारहा बता दिया, दोबारा से इधर देख लें। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशियनिक क्रस्ट है। तो आप लोगों ने क्या करना है इसमें? इसकी ना बस कंपोजिशन याद करनी है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मैंने आप लोगों से अभी जिक्र किया कि फेल्जिक रॉक्स होते हैं और उसमें ऑक्सीजन अबंडेंट होता है, सोडियम पोटेशियम, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों से ना एक कंसेप्ट शेयर किया कि जो अर्थ की क्रस्ट है उसका उसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट आयरन होता है। सॉरी, मेरे से ये थोड़ी सी वो हो गई मिसकम्युनिकेशन। जो अर्थ है ना, ओवरऑल अर्थ, ठीक है, उसमें जो अबंडेंट है वो आयरन है। जब हमने क्रस्ट की बात करनी है तो क्रस्ट में जो अबंडेंट है वो है ऑक्सीजन। अंडरस्टैंड? आप लोगों को ये बात क्लियर होगी? अभी मैंने गलती से ये लाइन बोल दी थी, ठीक है, मैं उसको करेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे भी आप देखें, जो अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें सबसे अबंडेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। जब आपसे वो अर्थ का पूछेगा तब आपने क्या कहना है? आयरन है, और उसके बाद ऑक्सीजन है, और उसके बाद सिलिकॉन है। लेकिन जब अर्थ की क्रस्ट की बात करेंगे तब आपने कहना ऑक्सीजन सबसे पहले, यहाँ पे आप आयरन जो है ना वो फोर्थ नंबर पे आ रहा है, और देन सिलिकॉन है, और देन एल्यूमिनियम है, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। और यूनिवर्स का जहां तक ताल्लुक था, मैंने वहां पे बता दिया था कि सबसे अबंडेंट जो एलिमेंट है यूनिवर्स में वो है हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों से जिक्र कर दिया, ये फेल्जिक रॉक्स होते हैं और ये मैफिक रॉक्स होते हैं। मैफिक मीन्स इसमें आयरन ज्यादा है, मैग्नीशियम ज्यादा है, और कैल्शियम। और ये 5 to 8 किलोमीटर है, और ये 32, आप लोग कह रहे 70 कर लें, तो ये इस तरह से आप लोग इसकी थिकनेस को वो वाले टर्म्स भी याद कर सकते हैं और ये भी याद कर सकते हैं। अब नियर टू दैट डिस्टेंस है, ठीक है, जो इनकी थिकनेस है। और ये मैंने आप लोगों से जिक्र कर दिया, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो थोड़ी सी लाइटर होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि जो इसके रॉक्स हैं वो लाइटर हैं, जिसमें फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज ज़्यादा होता है, जिसमें ऑक्सीजन ये एल्यूमिनियम ये ज़्यादा होते हैं, तो ये थोड़े लाइटर हैं।
जबकि ओशियनिक क्रस्ट में आयरन ज़्यादा होती है। आयरन आपको पता है वो वैसे भी उसका हैवी होता है वेट। तो ओशियनिक क्रस्ट इसलिए ज़्यादा डेंसर होती है। अब ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, स्लोप है, ये सब हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स में, ठीक है। ओके, देन हम आते हैं सेकंड लेयर ऑफ अर्थ जिसको कहते हैं मेंटल। इसकी हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और डायनेमिक्स वो हम पढ़ते हैं। ये सेमी मोल्टन रॉक से मिलके बनी होती है, सैंडविच बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर, क्योंकि उनके दरमियान लाई कर रही है। ओके, द मेंटल इज थिक। ये आप लोगों को ना थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज इस तरह से याद करनी पड़ेंगी, और इसको क्रैम करने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को पता है। ये हम जो चीज़ें बारहा डिस्कस कर रहे हैं वो आप लोगों को अभी आइडिया हो गया होगा। सेमी सॉलिड है, लोकेटेड बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर, ये आप लोगों को ये याद है चीज़ें, तो बस आप लोगों ने इसको लिखना ही है इसी तरह से। इसका याद करना है 30 to 50 किलोमीटर्स बिलो द अर्थ सरफेस टू अराउंड 2900 किलोमीटर्स डीप। तो आप लोगों को जब मैंने ये डायग्राम कराई है, तब मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि यहाँ से ये देखें, ये जो आप लोगों ने याद करना है, ये सारा है इसमें मेंटल, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और मैस बनाती है। पूरी जो अर्थ की लेयर्स है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मैस इसका है। और ये कहाँ से कर रही है एक्सटेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स के 2900 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, तो 30 to 50 किलोमीटर से स्टार्ट हो रही है, और 2900 किलोमीटर उसके बाद जाके कोर स्टार्ट हो जाता है, अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 84% ऑफ द प्लैनेट्स वॉल्यूम एंड 67% ऑफ इट्स मैस। तो ये सबसे ज्यादा इसमें जो इसकी कंपोजिशन है वो सबसे ज्यादा है, कॉन्स्टिट्यूट्स द बल्क ऑफ द प्लैनेट्स वॉल्यूम एंड मैस। तो आपके पास अगर एमसीक्यू आ जाते हैं, जो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो किस लेयर का है या मैस है, वो मेंटल का है, ठीक है। इसमें जो प्रीडोमिनेटली कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, तो सिलिका जो है ना वो सबसे ज्यादा होता है, रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डायनेमिक पार्ट ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर। Despite being solid, the mantel's high temperatures and pressures allow it to flow plastically over the geological timescales, playing a critical role in Earth's geological and thermal process। तो इसमें जो मैंने आप लोगों को जिक्र किया भी कि वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ से यहाँ पे लाई कर रही होती है। तो ये वही चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें जो है ना वो टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, ठीक है। अ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन है। तो वो वोल्केनिक जो इरप्शंस होती है ना वो ज़्यादातर इसमें ही लाई करती है, मेंटल वाले पार्ट में। ओके, इसी तरह ना अब आप लोगों के जैसे हमने क्रस्ट के लेयर्स पढ़ी, ठीक है, उसी तरह हम पढ़ेंगे मेंटल की लेयर्स। तो मेंटल की लेयर्स अभी तक आप लोगों को ये बात याद भी हो गई होगी कि मेंटल दो लेयर्स में डिवाइडेड है, और उसमें हम पढ़ रहे हैं अपर लेयर। तो जो अपर लेयर है एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी, ये मैंने आप लोगों से अभी जिक्र किया कि वो डिसकंटिन्यूटी के बाद ये एक्सटेंड होती है, ठीक है, स्टार्ट होती है। लिथोस्फेयर इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द मेंटल। अब जो लिथोस्फेयर है ना वो किस तरह से होगी, ये जैसे हम कह रहे हैं लिथोस्फेयर, अब यहाँ पे हुई है मोहो डिसकंटिन्यूटी, लेकिन जब हम कंपोज इसकी वो करेंगे तो ये जो क्रस्ट है ना इसको भी हम लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये जो लिथोस्फेयर होगी, मतलब जो अपर मेंटल होगी उसमें लिथोस्फेयर भी आएगा, और अपर मोस्ट मेंटल की लेयर भी आएगी, ठीक है। ये वाली पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला, ये दोनों आएंगे इसमें, ठीक है। इसको कहेंगे लिथोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मोहो टू अ डेप्थ ऑफ 100 to 200 किलोमीटर्स एंड फॉर्म द रिजिड आउटर शेल ऑफ द अर्थ। सो ये जो अर्थ का जो आउटर शेल होगा, ठीक है, यहाँ पे हम इसको कह दें, तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है अपर मेंटल, जिसमें हम लिथोस्फेयर की बात करें। टेक्टोनिक प्लेट्स विच मूव ओवर द डक्टाइल एस्थीनोस्फेयर आर द पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर। ये हम पढ़ेंगे इसको अभी आप लोग।
स्किप करें। इट्स कंपोजिशन इज, ये भी आप लोगों ने नहीं पढ़ना। मतलब ये चीजें ना आप लोगों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट कर देंगी और इनकी जरूरत नहीं। सो बस आप लोगों ने ये चीज याद करनी है कि जो लिथोस्फेयर है उसमें वो अपर मोस्ट लेयर आएगी मेंटल की, और दूसरा क्रस्ट की लेयर आएगी। ये दो चीजों से मिलकर बनती है लिथोस्फेयर। ठीक है। देन हम आते हैं एस्थीनोस्फेयर पे। जो बीनीथ द लिथोस्फेयर लाइज द एस्थीनोस्फेयर। तो ये इसकी नंबरिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए। वैसे ए पहले आता है, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल आप लोग कर लें कि एल ए। ठीक है, इसको याद करेंगे ना, अपर मेंटल एल ए, लिथोस्फेयर एस्थीनोस्फेयर। तो एस्थीनोस्फेयर लाई करिए डक्टाइल रीजन है। ठीक है। इट इज characterized बाय पार्शियली मोल्टन रॉक which decreases seismic wave velocities in what is known as the low velocity zone। और जो एस्थीनोस्फेयर है प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ, ये भी आप लोगों ने स्किप करना है। तो ये थोड़ी सी, मतलब इतनी हार्ड नहीं होती, ज्यादा थोड़ी सेमी सॉलिड होती है एस्थीनोस्फेयर, ज्यादा लाइटर होती है इसकी नस्बत, लिथोस्फेयर की नस्बत। बस ये आप लोगों ने ये दो चीजें इसमें कर लेनी है। और ये लाए कहाँ करती है, इनकी पोजीशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो ये आप लोग इस तरह से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये जो इसमें डायग्राम है। ठीक है। जिसको भी जो भी आसान लग रही है वो ये भी बना सकता है, ये भी बना सकते हैं। एंड देन जो हमने स्टार्ट में बनाई थी वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये देखें, ओशेनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमने पढ़ लिया। देन जब इसमें मेंटल स्टार्ट होता है तो लिथोस्फेयर मेंटल और ये एस्थीनोस्फेयर मेंटल। ओके। उसके बाद भी एक ट्रांजिशन फेज आता है। ठीक है। यहाँ पे आप देखें अपर मेंटल, और ये अपर मेंटल जहाँ खत्म होती है तो ट्रांजिशन जोन आता है और फिर लोअर मेंटल स्टार्ट होती है। तो अगर कोई याद करना चाहता है तो इसमें ये जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, वो जो मिनरल्स हैं ओलिवाइन, वो ट्रांसफॉर्म जब वेस्ट लाइट में होता है, और जो वेस्ट लाइट ट्रांजिशन होती है रिंगवुडाइट में, ये कुछ इस तरह की चीजें हैं। आप लोगों का एक अच्छा इंप्रेशन ये क्रिएट करेंगी कि आप लोगों की इन डेप्थ स्टडी है जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पे कोई क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि बुक में ये चीजें नहीं है आप लोगों की प्रेजेंट। ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए सर्च किया है डाटा। तो कुछ इस तरह का जो डाटा है जो एक आप लोगों को स्टैंड आउट करवा सकता है, वो ये चीजें होती हैं कि आप लोगों की ग्रिप वो शो करवाएगा कि आप लोगों के सब्जेक्ट पे ग्रिप है। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन फेज है ये भी आप लोगों को जो मैंने बुक सजेस्ट की हुई है उनमें इनका जिक्र नहीं है। उनमें बहुत सिंपल सी चीज़ें बताई हुई हैं। और मुझे लगता है कि जब आप लोगों ने 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इतना आप लोगों ने बेसिक लेके नहीं चलना होता, उसको थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड या फिर आप लोगों ने थोड़ा सा अच्छा उसमें डेटा इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो ये आप लोगों ने बस इतना याद करना है, जो ट्रांजिशन फेज के बाद लोअर मेंटल स्टार्ट होती है और जो ट्रांजिशन फेज है उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। देन स्टार्ट होती है लोअर मेंटल। ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्रांजिशन जोन, जो अभी हमने डिस्कस किया। और वो कहाँ तक जाएगी, कोर जहाँ से स्टार्ट होता है, और वो कोर जो है वो 2900 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होते हैं। ये हमने मेंटल की जब हमने कंपोजिशन पढ़ी है तब हमने ये चीज़ डिस्कस भी की है। ठीक है। जो मेन कंपोजिशन है वो आप देख लें लोअर मेंटल में, वो मैग्नीशियम सिलिकेट, तो मतलब ज़्यादा चीज़ें वही होंगी। इसमें आप लोगों ने ये बस याद कर लेना है, अगर किसी से नाम नहीं भी याद होता। वैसे इजी सा है, ब्रिगमेनाइट है इसका नेम। और बस ये आप लोगों ने याद करना है। These minerals are stable under extreme pressures and facilitate the efficient transfer of heat from the core। तो ये जो होते हैं ना, जैसे हमने एस्टिनोस्फेयर पढ़ी, वो डक्टाइल होती है, थोड़ी फ्लोटिंग होती है, सेमी सॉल टाइप होती है। लेकिन चूंकि ये स्टेबल हैं एक्सट्रीम प्रेशर में भी, इन कंपोजिशन की वजह से, तो फिर ये क्या करते हैं, जो हीट को ना ट्रांसफर भी करते हैं। आपको पता है जो कोर है वो सबसे ज्यादा वहां पे टेम्परेचर होगा, तो उस हीट को ट्रांसफर करेंगे अपर मेंटल की तरफ भी। The lower most portion of the mantle is known as D layer. It is associated between 2700 किलोमीटर और फिर 2900 किलोमीटर। मतलब ये आप देखें यहाँ पे, ये जो होगी ना, अब लोअर मेंटल जहाँ पे खत्म हो रही है, ये अगर आप लोगों को नजर आ रहा है, मैं पॉइंट कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है।
यहाँ पे जो जोन होगा, मतलब ये बिल्कुल पास से 2700 से स्टार्ट होगी, और 2900 किलोमीटर तक ये जो जोन होगा इसको कहेंगे डी लेयर। चीजें याद करना मुश्किल नहीं है इसमें। आप लोगों ने बस इस डायग्राम याद करनी है, और उस पे पैराग्राफ्स आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है। जो मैंने आप लोगों को क्रस्ट और मेंटल बताया, उसके दरमियान जो एक्टिविटी हो रही है वो कौन सी हो रही है, मुझे कौन बताएं, पार्टिसिपेट करें क्लास में। जो डिसकंटिन्यूटी है उसका क्या नाम है? आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। जी। मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। थैंक यू। और जो मेंटल जब स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कहा अपर मेंटल और लोअर मेंटल में जो फेज है वो कौन सा है? जी, अपर मेंटल और लोअर मेंटल में जो फेज है वो कौन सा फेज है? नहीं, जो मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया, ट्रांजिशन जोन कहेंगे ना उसको। ठीक है। ये ट्रांजिशन जोन इसकी बात कर रही हूँ, और जो लोअर मेंटल और आउटर कोर के दरमियान है उसको क्या कहेंगे? डी लेयर। आप लोगों ने याद रख लेना, एम, टी और डी। ठीक है। पहले मोहो एक्टिविटी, डिसकंटिन्यूटी, फिर ट्रांजिशन जोन, और देन डी लेयर। सो ये यहाँ पे दोबारा से इसको समराइज कर दिया गया है कि जो ओवरऑल कंपोजिशन है इसमें अपर मेंटल है, देन लोअर मेंटल है। अपर मेंटल में पेरिडोटाइट होता है, ठीक है, और ओलिवाइन होते हैं, जो मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया, और वो ट्रांजिशन जोन में इन्हीं की कन्वर्जन होती है। जो ओलिवाइन है वो वेस्टाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो वेस्टाइट है वो रिंग वुडाइट में कन्वर्ट हो जाता है। देन लोअर मेंटल में हमने बात की ब्रिड ब्रिज में नाइट और फेरो पेरिक्लेज होते हैं, ठीक है। ये डोमिनेट होते हैं, और जिसकी वजह से वो सबसे मतलब जो लोअर मेंटल है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, वो हीट को ट्रांसफर करती है कोर से लेकर अपर मेंटल तक। ठीक है। और ये जो मेंटल स्ट्रक्चर है ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक्स में मेंटल कन्वेक्शन में, मतलब कन्वेक्शन कहते हैं हीट के जो ट्रांसफर हो रहा था इसके प्रोसेस को। ठीक है। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स और मेंटल कन्वेक्शन की जो स्टडी है, जो मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया कि उसमें जो मेंटल का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन वो इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो हम ये चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। तक जो मैंने आप लोगों से सारी बात कही, तो उसमें ओशियनिक क्रस्ट एंड देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो ये हो गया क्रस्ट। देन लिथोस्फीयर और जो एस्थिनोस्फीयर है ये बन गया मेंटल। ठीक है। देन लोअर मेंटल आ गया, फिर आउटर कोर आ गया, और फिर इनर कोर आ गया। इस तरह से लेयर्स ऑफ अर्थ डिवाइडेड हैं, क्रस्ट में, मेंटल में, आउटर कोर में और इनर कोर में। तो वैसे थ्री हैं, लेकिन कुछ जो इसमें कह देते हैं, और जो अर्थ की जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं, जो जियोलॉजी वाली वेबसाइट्स हैं और नासा की, तो वो फोर लेयर्स में ही डिवाइड करती हैं। आउटर के कोर को वो अलग से करती हैं, ठीक है, कैटेगराइज, और इनर कोर को अलग से करती हैं। सो ये इनर कोर की कुछ इसमें प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सेंटर, इसमें 5100 किलोमीटर से अर्थ की सरफेस तक। ठीक है। इसमें जो कंपोजिशन है वो आयरन है 80%, और सम निकल, कुछ निकल होता है। तो 80% जो कोर है, वो इनर कोर जो है वो 80% किस पे मुश्तमिल है? आयरन पे। इट इज सॉलिड। और जो हमने सिस्मिक एक्टिविटीज पढ़नी है, और उसमें हम वेव्स की टाइप पढ़ेंगे। पी वेव्स होती हैं, और कुछ मतलब परपेंडिकुलर होती हैं, कुछ इसमें स्टेशनरी वेव्स होती हैं। तो ये हम पढ़ेंगे तभी, तब हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों ने
ये याद रखना है कि द कोर अकाउंट्स फॉर जस्ट अबाउट 16% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम बट 33% ऑफ द अर्थ मैस। वॉल्यूम में ये कितना है, सिर्फ 16%। बट ये डेंसर होता है, इसलिए ये 33% बनाता है अर्थ मैथ्स का। और जो मैंने आप लोगों से अभी कहा था, मेंटल जो है वो कितना बनाता है अर्थ मैथ्स का, 67%। और जो क्रस्ट है वो लेस देन 1% बनाती है अर्थ की, इसका लेयर्स में, ठीक है, अर्थ मैथ्स का। ये आप लोगों ने चीजें बस यहाँ से इतनी ही देखनी है। अच्छा, देन हम डिसकंटिन्यूटी की जैसे हमने बात की थी, तो ये आप लोगों के सामने दोबारा से मैं यहाँ पे समराइज कर दिया है कि जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है ये क्रस्ट और मेंटल के दरमियान हो रही होती है, ठीक है, यहाँ पे। और एक और डिसकंटिन्यूटी है, अगर आप लोगों ने याद करना हो तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। जहाँ पे आप लोगों ने सेस्मिक का वर्ड यूज़ करना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में, ये आप लोगों ने अलग से मेंशन करके बता देना है। और इसी तरह अगर हम अर्थक्वेक का पढ़ेंगे तब भी आप लोगों ने सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी का जिक्र करना है। तो मैंने आप लोगों को कहा, जो अपर मेंटल से लोअर मेंटल की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, तब आता है एक ट्रांजिशन जोन, ठीक है। और जब हमने कहा कि मेंटल से आउटर कोर की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को डी फेज कहा था ना, डी जोन। तो ये देखें, जो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है वो लाई करती है बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, जो कि मैंने आप लोगों को डी फेज कहा था। जैसे ये मेंटल है ना, ये वाला, ये जो पार्ट है जिसको डी डी जोन भी कहा था, तो यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और जो ये है वो है मोहोविविक डिसकंटिन्यूटी। और जो इनर कोर और आउटर कोर के दरमियान है, ये जो डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे, इसको कहेंगे लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो आप लोगों ने ये तीन डिसकंटिन्यूटी के नेम्स याद करने हैं। तो एक बहुत अच्छा, अगेन मैं वही कहूंगी कि इंप्रेशन क्रिएट करती हैं इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को बुक से नहीं मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि आप कंपिटेटिव लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों की चीज़ें स्टैंड आउट करनी चाहिए, और ये मुश्किल भी नहीं है बिल्कुल भी। सो आप लोगों के लिए आज का लेक्चर मैंने इतना ही रखा था, क्योंकि सारी बेसिक्स आप लोगों को करवानी थी। और मेरा मकसद यही है कि आज हम 1 आवर की क्लास रखेंगे, नेक्स्ट कल से हमारी 2 आवर्स की क्लास हुआ करेगी, ताकि आप लोगों ने सॉरी, आज ही ये सारा प्रिपेयर करना है, ठीक है। और कल मैं एक शॉर्ट सा इसमें से आप लोगों से पूछूंगी भी चीज़ें। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है। ओके, मैं बुक का आप लोगों को बता देती हूँ। एक सेकंड दीजिएगा बस। आप लोगों के लिए ये स्क्रीन विजिबल की है। अच्छा, ये देखें, ये यहाँ पे जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया हुआ ड्रॉ, ये मैंने आप लोगों से ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस की थी चीज़ें, कि इस तरह से आपने ये डायग्राम बना देनी है, ठीक है। ये देखें, ये डायग्राम इस तरह से बना दी, जिसमें ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आएगा तो आप लोगों ने इस तरह से इसको करना है। ये प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये देखें चीज़ें वही हैं। मैं आप लोगों को अगर शो करूं तो चीज़ें वही हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट,
ये हम प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे, इसको देख कर नहीं आपने अभी वो करना कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं, ये फिनोमिना, ये ट्रांजैक्शन इसमें हो रही है, ठीक है, देन कन्वर्जेंस हो रही है, डाइवर्जेंस हो रही है, तो ट्रांसडक्शन हो रही है, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन लेयर्स आप देखें, मैं अगर आप लोगों को कहूँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, लिथोस्फीयर और एस्थीनोस्फीयर, इन्हीं का इसमें जिक्र आएगा। और यहाँ पे भी इन्हीं चीज़ों की का जिक्र आता है जब कॉन्टिनेंटल शिफ्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, मैंने बुक्स का आप लोगों को बताना है, तो ये बुक्स हैं, ठीक है। सो अगर लेना चाहते हैं तो अच्छी बुक्स हैं, ठीक है, नो डाउट अच्छी बुक्स हैं। बट हमने कुछ थोड़ा सा मज़ीद रिफाइन करना है चीज़ों को, इसलिए मैं स्लाइड्स पे आप लोगों को कहूँगी कि फोकस रखिएगा। अगर कोई लेना चाहते हैं तो ये दो बुक्स ले लें आप, एक ही राइटर की, ठीक है। ये कंप्लीट बुक है, इसमें पेपर 1 और 2 दोनों है। लेकिन जो पेपर 2 है ना इसमें, वो इतना ज़्यादा नहीं है एक्सपेंडेड फॉर्म या एक्सटेंसिव, इसमें नहीं है मटेरियल। वैसे ये अच्छी बुक है, अक्सर लोग इसको करते हैं सजेस्ट, सरफराज अहमद बाजवा की बुक है ये। और ये जो है इमरान बशीर की, ये पीएमएस ऑफिसर ही हैं। इनकी इन्वायरमेंटल साइंस भी बहुत अच्छी बुक थी, सीएसएस में यूज़ होती है। और ये फिजिकल एंड जनरल ज्योग्राफी पेपर 1 के सिलेबस का नाम है। और पेपर 2 हम पढ़ते हैं ह्यूमन इकोनॉमिक एंड रीजनल ज्योग्राफी। इसमें ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। और आज के आज के लेक्चर से अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, चीजें याद हुई हैं आप लोगों को आज की क्लास में? जी, स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट किया करें। ये आप लोगों के साथ मेरी ऐसी क्लास है जिसमें लीस्ट इंटरेक्टिव क्लास रही है ये मेरी। तो मेरा ये थोड़ा सा तरीका पढ़ाने का यही है कि आप लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे ना, उतना ही आप लोगों ने चीज़ों को लर्न करना है। ज्योग्राफी क्या है? अर्थ की स्टडी को हम ज्योग्राफी कहते हैं, और जो स्पेशल फीचर्स होते हैं उनकी स्टडी को भी ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम मल्टीपल चीज़ें पढ़ते हैं, अर्थ की लेयर से लेकर उसके इन मतलब जियोलॉजी से लेकर, ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स तक, स्पेशल लेयर्स जिसमें हम जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग पढ़ेंगे, ठीक है। मैप्स पे, अर्थ के ग्लोब पे जो लॉन्गिट्यूड हैं, लैटिट्यूड हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी जो है ना, वो आप कह लें कि बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें हम मैप से लेकर जियोलॉजी से लेकर एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन, ये सब चीज़ें इसमें कवर करते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं? हमने कोई जैसे आप क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, मेटेरोलॉजी की बात कर लें, रेनफॉल होनी है, ये इस तरह की चीज़ें, ये सारे पैटर्न्स हमें ज्योग्राफी की हेल्प से पता लगते हैं। देन अगर हम इसमें एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की बात कर लें, ठीक है, तो जितने भी ग्लोबल फिनोमिना हो रहे हैं तो वो ज्योग्राफी से रेलिवेंट है। हमने ग्लेशियर मेल्टिंग की बात की, तो हम ग्लेशियर्स यहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम इसमें बायोस्फीयर की या बायोम्स की बात करते हैं, ठीक है, हम एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, वो कहाँ कहाँ क्यों क्यों हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें हमने ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और ये ज्योग्राफी की तो रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है। जी, अर्थक्वेक में, नेचुरल डिजास्टर्स, मिनरल कंपोजिशंस, और मिनरल क्यों इंपॉर्टेंट है किसी, अभी आप देख लेंगे मिनरल की ही रेस स्टार्ट हुई हुई है। अगर हम ऑयल की बात करें तो कहाँ कहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है, ये हम रिमोट सेंसिंग किससे पता लगाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड एआई का दौर है, रेयर अर्थ मेटल्स की दौड़ है, ठीक है। ये सब चीज़ें कितना, वैसे आप लोग ज्योग्राफी को निगलेक्ट कर लेते हैं कि कैसा सब्जेक्ट है, कोई ऑप्ट करता है सीएसएस या पीएमएस में नहीं, बट अगर कोई इसमें डिग्री कर रहा होता है तो हम उसको इतना ज़्यादा वो नहीं समझते कि शायद ये बड़ा कोई आउटडेटेड सा सब्जेक्ट है। बट कोई भी आप लोगों ने एरिया पढ़ें कभी भी, और उसमें आप एक्सेल करें, तो इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं होती। तो कोई भी जो नॉलेज है ना, वो कम या ज़्यादा नहीं होता उसमें।
आप लोगों के इनपुट की ज़रूरत होती है। क्या आप लोग उसको किस किस लेवल पे लेके जाते हैं रिसर्च में। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं। और ये मैं अभी जीसीआर का लिंक आप लोगों के साथ थोड़ी देर में शेयर कर दूंगी, और उसमें ओरिएंटेशन लेक्चर भी होगा। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूंगी, और आज का जो लेक्चर है उसकी स्लाइड्स प्लस उसकी रिकॉर्डिंग। और दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों के पास सिर्फ जीसीआर की एक्सेस पे होगा, आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते ये। अगर कोई मुझसे सेपरेट पूछे तो मैं इसलिए अभी बता रही हूँ। तो ये चीज़ है, ये मुझसे ना रिक्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास ये एक्सेस पूरे 1 ईयर के लिए है। इवन मैं आप लोगों को नेक्स्ट अगर किसी ने पेपर्स आगे देने होंगे सीएसएस के, तब तक भी एक्सेस मिल जाएगी आप लोगों को 2027 तक। बट डाउनलोड का आप लोगों के पास इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है। चलिए। अच्छा, जो हैंड रिटन नोट्स है ना वो मैं आप लोगों के साथ कर दूंगी शेयर, लेकिन उसको अभी शेयर करने का चले मैं इसकी भी कर दूंगी, लेकिन ना अब आप देखें, जो मैंने आप लोगों को चीज़ें करवाई हैं वो मैंने अभी रीसेंट नॉलेज की बेस पे करवाई हैं, अभी उनमें मतलब आजकल में ही स्लाइड्स बना के की हैं। जो मेरा है वो 1 साल पुराना है, मतलब मैंने पिछले साल की अटेम्प्ट दी थी। उसमें शायद ये जो चीज़ें हैं वो सारी इनकॉर्पोरेट ना हो, तो आप लोगों के लिए मसला हो सकता है। बट कंपेयर करने के लिए और आप लोगों को एक आइडिया लेने के लिए वो मैं हैंड रिटन नोट शेयर भी कर दूंगी, मुझे इश्यू नहीं है उसमें। ठीक है। पर कर दिया करूंगी आप लोगों ने, लेकिन ना मेन रिलाई जो मेन चीज़ होगी वो आप लोगों की स्लाइड्स होंगी, और उसके बाद आप लोग मेरे नोट्स देख लिया करना। कल इंशाल्लाह 2:30 से 4:30 तक हमारी क्लास होगी। तो अगर आप लोगों से मैं सजेशन लूँ तो आप लोग क्या कहेंगे कि वीक में 4 डेज क्लास हो और वो 1.5 ईच की हो, या फिर वीक में 3 क्लासेस हों और वो 2 2 आवर्स की हों। तो इसमें सब अपनी अपनी सजेशंस दे दें, फिर मैं मेजोरिटी की विल पे उस तरह से हम जो टाइम टेबल है वो शेड्यूल कर लेंगे। मतलब दो ऑप्शंस है ना हमारे पास। मंडे टू वेनेसडे मैं ये कह रही हूँ कि 2 आवर्स की होगी। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है मंडे टू थर्सडे, इसमें 1.5 आवर्स की होगी। साथ आपने कहा 3 क्लासेस। ठीक है। जी, आप भी बताएं, नाफिद जवेरिया सब बताएं जो जो क्लास में है। उसामा, डॉक्टर मावरा। 3 3 डेज के वोट ज्यादा आए हैं, मतलब 1 डे टू वेनेसडे आप कह रहे हैं। ठीक है। ठीक है, दो लोगों ने कहा है 4 डेज। ठीक है, फिर हम 3 डेज पे ही जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम का वो है पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। चलें। आप लोगों को समझ आया लेक्चर पढ़ाने का जो मेरा तरीका है, या स्पीड वगैरह ज़्यादा तो नहीं थी, चीज़ें याद हुई हैं आप लोगों को क्लास में। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, पीएमएस जीके की कल मैंने एक फ्री ओरिएंटेशन भी रखी थी, और मैं आप लोगों की क्लास में उसका लिंक शेयर करना भूल गई थी एग्जैक्ट टाइम पे। लेकिन उर्दू के सेशन और इस्लामियात के सेशन में मैंने लिंक शेयर किया था, और वो इंटरेक्टिव था काफ़ी। तो जो नेक्स्ट मैं रखूँगी फ्राइडे सैटरडे और संडे को, एक ऐसे ही मतलब हमारी डिस्कशन टाइप फ्री वर्कशॉप होती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑफर कर रही हूँ जस्ट। तो वो आप लोगों ने मेरे साथ करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे उसमें, और कुछ चीज़ें होंगी जिस तरह से इम्पोर्टेंट जितने भी एरियाज हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। कल की क्लास में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी और पाकिस्तान की ज्योग्राफी डिस्कस की थी। जो बाकी एरियाज हैं इसमें एवरीडे साइंस है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है,
प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन के कुछ इवेंट्स और करंट डेवलपमेंट्स, जो करंट अफेयर्स आपका आ सकता है मोस्ट एक्सपेक्टेड। तो आप लोगों ने ज्वाइन करना हो, फिर इंशाल्लाह फ्राइडे से संडे तक वो क्लासेस होंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास। क्लास एंड करते हैं। ठीक, अल्लाह हाफिज।